पर सुनील जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आज की डेट में कौन से ऐसे उभरते हुए सेक्टर हैं जो मतलब आईपीओ में पॉजिटिवली आगे बढ़ सकते हैं, जिनके अप्रूवल के चांसेस ज्यादा हैं। हम सबकी लाइफ में कोई ऐसा पल आता है जो काफी ड्रामेटिकली चेंज करता है, अपने आप को टर्न अराउंड करता है। एक्चुअली क्या होता है ना, बिजनेसमैन की हमेशा ये सोच होती है कि किसी पे डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, सारा कंट्रोल मेरे हाथ में होना चाहिए। अगर हम आईपीओ में काम करें तो मुझे लगता है एक्सेप्शंस ग्रोथ मिलती है। ग्रोथ के लिए कल्प वृक्ष है एसएमई आईपीओ। अच्छा, अगर आप एसएमई आईपीओ से जो आप मानते हो आपको सब मिलता है। नमस्कार दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। दोस्तों, कोई भी स्टार्टअप या बिजनेस शुरू किया जाता है तो बुलंदियों पे पहुंचाने के लिए आईपीओ तक पहुंचाने का ख्याल हर बिजनेसमैन के मन में आता ही आता है। और मैं उस बिजनेसमैन को बिजनेसमैन मानता ही नहीं, उस स्टार्टअप को मैं स्टार्टअप मानता ही नहीं जो इस इंटेंशन से ना शुरू किया जाए कि उसे एक ना एक दिन आईपीओ लेके आना है। मज़ा आता है जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में 100 लोग काम करें, 500 लोग काम करें, 1000 लोग काम करें, और वो तभी संभव है जब आप अपने बिजनेस को इस इंटेंशन के साथ शुरू करें कि आपको आईपीओ तक लेके जाना है। आईपीओ लाने का मतलब केवल आईपीओ लाना नहीं होता, बिजनेस को सिस्टमेटिक चलाना भी होता है। आज इसी बात को एक्सप्लेन करने के लिए, आईपीओ के बारे में लेमन लैंग्वेज में समझाने के लिए मेरे साथ हैं मेरे खास मेहमान सुनील जी, जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं और आईपीओ कंसल्टेंट भी हैं, और साथ में मुकेश सिंगला जी भी हैं जो एक वैल्यूएशन प्रोफेशनल हैं। शुरू करते हैं सुनील जी के इंट्रोडक्शन के साथ। सुनील जी, अपने बारे में कुछ ऑडियंस को बताइए कि किस तरीके से आपने शुरू किया अपना करियर, और फिर कैसे आपके दिमाग में आया कि आईपीओ पर कंसल्टिंग करना एक अच्छा ऑप्शन है अपने करियर को लेकर। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ हेमंत जी, अपने प्लेटफार्म पे बुलाने के लिए। और जैसा कि मैं जानता हूँ आपकी जो कंपनी है स्टार्टअप्स के लिए इतना काम करती है और इतने सारे लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, मैं आपके साथ जितनी भी आपकी ऑडियंस है उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा और उन सबसे रिक्वेस्ट भी करूँगा आज का वीडियो आप ज़रूर देखें, क्योंकि हम सबकी लाइफ में कोई ऐसा पल आता है जो काफ़ी ड्रामेटिकली चेंज करता है, अपने आप को टर्न अराउंड करता है। तो हम पूरी कोशिश करेंगे आज आपको वैल्यूएशन देने के लिए। मैंने मई 2003 में क्वालिफाई किया था, तो करीब 21 साल से मैं सीए प्रोफेशन में हूँ। सो मेरी जर्नी में मैंने इंटरनल ऑडिट्स पे काफ़ी काम किया, जीएसटी पे काफ़ी काम किया, हमने ऑटोमेशंस पे काफ़ी काम किया जो स्टार्टअप सब काम करते हैं, तो हमने एसएमई सेक्टर्स पे काफ़ी काम किया। तो मुझे लगा हेमंत जी, यहाँ पे अगर हम आईपीओ में काम करें तो मुझे लगता है एक्सेप्शंस ग्रोथ मिलती है जी। एक बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, ये एक तरह से बूस्टर डोज है। तो दैट्स वाई मैंने डिसाइड किया एसएमई सेक्टर्स के लिए मुझे आईपीओ में काम करना है और मुझे एजुकेट करना है एसएमई सेक्टर्स को, ताकि वो इसके बारे में सोचें और अपने बिजनेस की ग्रोथ के बारे में सोच पाएं। जो आईपीओ की बात है वो तो एक बहुत बात की बात होगी। एक नॉर्मल आदमी अपना काम शुरू करेगा, वो उसको मतलब क्या, चलो उनने उसका विजन तो ये है कि उसको कल को आईपीओ लाना है, लेकिन वो जब स्टार्ट करता है उसको किस फॉर्म में स्टार्ट करना चाहिए, किस सोच के साथ स्टार्ट करना चाहिए, और क्या उसका बिजनेस एक्सपेंशन प्लान होना चाहिए कि स्टार्टिंग से कि वो उस चीज को उस लेवल तक लेके जाए। आप सबने कल्प वृक्ष सुना होगा। कल्प वृक्ष एक ऐसा पेड़ होता है, अगर आप उससे जो भी मांगते हो सारी इच्छाएं पूरी करता है। तो अगर आपने उससे मांगा खाना, वो खाना देगा। आपने उससे मांगा मुझे सोने के लिए बेड दे दो, तो बेड देगा। आप जो उससे मांगना चाहते हो आपको सब देता है जी। ग्रोथ के लिए कल्प वृक्ष है एसएमई आईपीओ है। अच्छा, अगर आप एसएमई आईपीओ से जो आप मानते हो आपको सब मिलता है। क्या क्या मिलेगा वो हम आने वाली स्लाइड्स में आपके साथ बात करेंगे, इसमें क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं, बट अब उसको यूज कैसे करना वो आपके हाथ में है। कल्प वृक्ष जैसा ही आपका आईपीओ है, आप उसको यूज कैसे कर सकते हो आपके हाथ में है। कैसे कल्प वृक्ष आपकी इच्छाएं पूरी करता है और कैसे एसएमई आईपीओ आपकी सारी इच्छाएं पूरे करेगा, विल डिस्कस टुडे ऑन दैट पार्ट। सोच के तो चलता है हर इंसान। आज की डेट में जिस तरीके से आईपीओ की चीज़ें दिखाई दे रही हैं, न्यूज़पेपर में हम लोग रोज़ पढ़ रहे हैं, तो सोचता तो हर इंसान है कि मैं एक ना एक दिन अपने स्टार्टअप का आईपीओ लेके आऊँगा। पर सुनील जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आज की डेट में कौन से ऐसे उभरते हुए सेक्टर हैं
जो मतलब आईपीओ में पॉजिटिवली आगे बढ़ सकते हैं, जिनके अप्रूवल के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि हर सेक्टर में आईपीओ नहीं लाया जा सकता। किस तरीके के बिजनेसेस हैं, किस तरीके के स्टार्टअप हैं जिनको शुरू इस सोच के साथ किया जा सकता है कि आगे आईपीओ लाया जाएगा। अल्टीमेटली जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट किया जाता है वो इस सोच के साथ किया जाता है हमें बड़ा बनना है। हम्म तो बड़े बनने की डेफिनेशन क्या है, हमारी पॉकेट में पैसा कितना है या दूसरे लोग हमारे को वैल्यू क्या देते हैं। अब आपने सुना होगा अंबानी की नेटवर्थ इतनी है 10 लाख करोड़ 15 लाख करोड़, अदानी की इतनी वैल्यू हो गई है, इतनी बिलियन डॉलर कंपनी बन गई है। तो उसका मतलब ये नहीं उनकी पॉकेट में इतना पैसा है, उसका मतलब ये है जो जिस कंपनी को चला रहे हैं उनकी वैल्यू इतनी हो गई है जो उसकी नेटवर्थ में काउंट होती है। इसी तरह से कोई भी स्टार्टअप आज स्टार्ट किया आपने, आपका इंटेंट ये रहना चाहिए मुझे अपनी कंपनी की वैल्यूएशन इतनी करनी है, इतनी नेटवर्थ करनी है। तो आईपीओ लाना, सेल करना, प्रॉफिट अर्न करना, ऑपरेशंस ठीक करना, ये सारे प्रोसेसेस है। आईपीओ की जर्नी है जो आपको आपके सपने पूरे करने में हेल्प करता है। और आपका सपना क्या है? नेटवर्थ बनाना, आपकी वैल्यूएशन बनाना। सो जो वैल्यूएशंस में सबसे ज़्यादा सपोर्ट आपको इसी से मिलने वाली है। बिल्कुल। तो वो आईपीओ आपके लिए काम करेगा। सो अपने दिमाग में आईपीओ रखो आप, बट उसको वो रखना किस चीज़ के लिए? आपको अपनी कंपनी की नेटवर्थ बनानी है, अपनी नेटवर्थ बनानी है और आपको इंडिया में, वर्ल्ड में अपना नाम करना है। तो उसके लिए एक ब्लेसिंग्स यही है, आईपीओ ही है, और आईपीओ के जरिए आप आगे बढ़ पाओगे। तो सेक्टर मुझे जानना है कि आज कोई स्टार्टअप शुरू कर रहा है तो ऐसे कौन से सेक्टर हो सकते हैं जिसमें आईपीओ लाना आसान है और कौन से ऐसे सेक्टर हो सकते हैं जिन पे आईपीओ लाना मुश्किल है। ये कंपैरिजन थोड़ा सा, क्योंकि एक जब स्टार्टअप शुरू करता है ना तो उसको ये समझना बहुत ज़रूरी होता है। एक कंसिडरेशन ये भी होता है कि मैं किस चीज़ का बिजनेस शुरू करूं। मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो कहते हैं मेरे पास ये भी आइडिया है, ये भी आइडिया है, ये भी आइडिया है, बड़ा होना सबका है और आईपीओ से भी रिलेट करता है वो। तो वो कैसे ये डिसाइड करे कि ये आइडिया ठीक है यार, इसमें आईपीओ लाया जा सकता है बाद में। देखिए, आईपीओ किसी का भी लाया जा सकता है। कोई भी ऐसा बिजनेस जो कर रहा है पर्सन, सबका आईपीओ लाया जा सकता है। फर्क कहाँ पड़ता है? आपको वैल्यू कितनी मिलेगी। ओके। यानी कि पूरी की पूरी गेम वैल्यूएशंस पे चलती है। अगर आप कोई ट्रेडिंग फर्म चला रहे हो, आईपीओ उसका भी लाया जा सकता है। बट क्या आपको इन्वेस्टर्स मिलेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट ये है, जब मेरे पास दूसरे अच्छे ऑप्शंस होंगे, सो आई विल इन्वेस्ट इन दिस सेक्टर जो ग्रोइंग सेक्टर होंगे। तो आपको समझना पड़ेगा, कोई भी स्टार्टअप काम कर रहा है, आपको स्केलेबिलिटी पे सोचना पड़ेगा। अगर आपका एक बिजनेस कर रहे हो जो स्केलेबल है, देन आपको वो काम करना होगा। कोई भी ऐसा बिजनेस जो कस्टमर्स को वैल्यूएशन नहीं दे पा रहा या कोई स्केलेबल प्रोडक्ट नहीं है, उस पर हमें काम नहीं करना। तो अगर कोई भी ऐसा बिजनेस कर रहा है जिसमें प्रॉफिट अच्छा हो बट स्केलेबल नहीं है, एक ऐसा बिजनेस में प्रॉफिट कम हो बट स्केलेबल है, तो वी शुड चूज द सेकंड वन। तो मैं सब स्टार्टअप जितने भी प्रोमोटर्स हैं उनको बोलना चाहता हूँ, आप अपने बिजनेस आइडिया को एग्जीक्यूट करते हुए उसकी स्केलेबिलिटी पे जरूर ध्यान दो। अगर आपका स्केलेबल बिजनेस है तो आपको वैल्यू मिलेगी, अगर आपका स्केलेबल बिजनेस नहीं है तो आपको वैल्यू नहीं मिलेगी या कम मिलेगी। तो सुनील जी, इसमें ये बताइए, जैसे आपने बताया कि उसको स्केलेबल कर सके, तो लॉस मेकिंग में भी स्केलेबल का कोई फायदा है? देखिए, लॉस मेकिंग, प्रॉफिट मेकिंग ही एक क्राइटेरिया है कि भी हम उस चीज को आगे बढ़ा सकते हैं? देखिए, जैसे हम स्टार्टअप की बात करते हैं, आप स्टार्टअप फैमिली चलाते हैं, तो स्टार्टअप में क्या रहता है, कोई भी 1 या 2 पर्सन अपना बीटेक करके, एमटेक करके या किसी बैकग्राउंड से आके अपना लैपटॉप पे बैठ के काम स्टार्ट करता है। तो वहाँ से उसकी जर्नी स्टार्ट होती है। तो उसके लिए क्या क्या चीज़ चलती है? सबसे पहले उसके माइंड में कोई आइडिया आया, उसने एग्जीक्यूट करना स्टार्ट किया। उसके बाद धीरे धीरे वो रिवेन्यू जनरेट करना स्टार्ट करता है, बिजनेस का पीयूसी सेट करता है। और जब रिवेन्यू जनरेट करना स्टार्ट करता है ना, तो वेरी फर्स्ट डे से उसके प्रॉफिट्स नहीं आ जाते। तो जब आप आइडिया को एग्जीक्यूट करके पीयूसी सेट करके कुछ रिवेन्यू अर्न करना स्टार्ट कर देते हो, तब आप एंजल फंडिंग की बात करते हो, वीसी फंडिंग की बात करते हो। तो वहाँ पे कोई भी आपका इन्वेस्टर्स पैसे आपके ऊपर लगाता है, क्योंकि आप आने वाले टाइम में अपना आईपीओ लेके आओगे या पैसा कमाओगे। तो जब वो स्केल आप पूरा कर लेते हो, थर्ड लेवल पे आपके प्रॉफिट अच्छे सेट हो जाते हैं। तो जब आपके प्रॉफिट सेट हो जाएंगे, उसके बाद ही आपको आईपीओ आएगा, क्योंकि आईपीओ का मतलब क्या है? पब्लिक से पैसा लेना। तो पब्लिक से पैसा आप तभी ले पाओगे जब सारी ये कवर कर लोगे। तो ये थर्ड स्टेज में आता है। सबसे पहले बिजनेस सेटअप करना, उसके बाद एंजल फंडिंग लेना या वीसी फंडिंग लेना, उसके बाद प्रॉफिट्स दिखाना। प्रॉफिट के बाद फिर आप अपना आईपीओ लेके आ सकते हो। वैल्यूएशंस आपको प्रॉफिट के हिसाब से ही मिलती है आईपीओ में। बिल्कुल। तो सर मैं ये जानना चाहूँगा, कुछ स्टार्टअप्स ऐसे भी हैं जो थर्ड स्टेज पे पहुँच चुके हैं, उनकी एंजल इन्वेस्टिंग भी हो गई, उनको वीसी फंडिंग भी मिल गई, उन्होंने अपना एक्सपेंशन भी कर लिया, टीम भी बिल्ड कर ली। तो कुछ फाउंडर्स उसमें से ये भी कंफ्यूज रहते हैं कि
वो राइट मोमेंट क्या है जब आईपीओ लेके आना है? देखिए क्या होता है, कस्टमाइज क्वेश्चंस हैं। लाइक हम अगर मान लीजिए किसी टेलर के पास जाते हैं, अपनी शर्ट सिलवानी है, तो शर्ट सिलवाने के लिए टेलर आपका माप लेगा। जो आपकी शर्ट का साइज होगा मेरा नहीं होगा, जो मेरा साइज होगा मुकेश जी का नहीं होगा। तो ये कस्टमाइज क्वेश्चंस है वाला। जब हम किसी बिजनेसमैन के साथ बैठते हैं, उसकी नीड समझते हैं, उसकी क्या नीड है, वो चाहता क्या है, उसके एक्सपेंशन प्लान क्या है, उसका बिजनेस मॉडल क्या है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, उसकी स्केलेबिलिटी क्या है, उसकी इच्छाएं क्या हैं, उसके 10 ईयर्स प्लान क्या हैं, उसकी जो जिस बिजनेस में वो काम कर रहा है उसका उसका मार्केट कैप्चर कितना हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं इसके अंदर। तो जब तक ये 1-to-1 डिस्कस नहीं कर लेते तब तक मैं उसका रिप्लाई नहीं दे सकता। बट मैं आपको पैरामीटर्स बता देता हूँ, आईपीओ के लिए रेडी कब बन सकते हो। नंबर 1, आपका प्रोडक्ट स्केलेबल होना चाहिए। ठीक है। अगर आपका प्रोडक्ट स्केलेबल है वो है। देन यू शुड गो फॉर द आईपीओ। ओके। जैसे कि आपने सेक्टर्स की बात की थी मेरे से, डिफेंस सेक्टर की बात करें, आप इन्वायरमेंट की बात करें, आज इन्वायरमेंट इतना ख़राब हो गया, कोई भी स्टार्टअप इन्वायरमेंट में काम करता है तो उसको वैल्यू मिलेगी। बिल्कुल सोलर में काम कर रहा है, ईवी में काम कर रहा है, उसको वैल्यू मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल। आप एग्रीकल्चर्स में कुछ काम कर रहे हैं, उसमें आपको वैल्यू मिलती है। आप स्पेस में काम कर रहे हो, तो ये सेक्टर्स ऐसे सेक्टर्स हैं जो इमर्जिंग सेक्टर्स हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वैल्यू कम कहाँ मिलेगी, जहाँ पे आपको कुछ वैल्यूएशन नहीं दे पा रहे। फॉर एग्जांपल आपने किराना स्टोर खोल लिया, आप एक जगह से खरीदते हो, दूसरी जगह पे आप बेचते हो, तो कोई वैल्यूएशन आप कर नहीं पा रहे, तो वहाँ पे इन्वेस्टर्स आपको वैल्यू नहीं देता। बिल्कुल। आप कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग के भी 2 पैरामीटर्स हैं। आप खुद के ब्रांड से मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो या किसी के लिए ओईएम कर रहे हो। मान लीजिए कोई मारुति का कोई वेंडर है, हाँ। उसके लिए बनाता है, तो आपको अपना खुद का ब्रांड है तो वैल्यू आपको ज़्यादा मिलती है। बिल्कुल तो यानी कि डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। जब भी आप वैल्यूएशंस की बात करो तो मैं आप सब स्टार्टअप से ये कहना चाहता हूँ, आप खुद से सोच के देखो, क्या आप अपनी कंपनी पैसा इन्वेस्ट करोगे? क्या आपसे कोई बेटर कंपनी हो सकती है? या जिस इंडस्ट्री में आप हो, आपके आइकॉन्स कौन कौन है? जो आपके आइकॉन्स हैं उनको स्टडी करो, जो सक्सेस हो गए हैं उनको बेस मानते हुए उनसे आइडिया लेके तब अपना एक इस तरह से यूएसपी क्रिएट करो जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स आपकी कंपनी में पैसा लगाएगा। सो एक तो स्केलेबिलिटी की हम बात करते हैं और दूसरी बात करते हैं एक मैनेजमेंट की सोच की। यानी कि जो भी मैनेजमेंट काम कर रही है तो उसकी सोच क्या है, वो आगे बढ़ना चाहती है या मतलब ऐसे ही चलो धक्का मार अप्रोच के साथ काम कर रहे हैं, या फिर वो एक उनके पास 10 ईयर्स प्लान्स हैं। बिल्कुल। तो कोई भी स्टार्टअप बना तो वो इस बेस पे बनना चाहिए, वो सोसाइटी को क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो किस प्रॉब्लम को सोल्व कर रहा है। अगर हम इस माइंडसेट से काम करेंगे तब डेफिनेटली पैसा कमाना, वैल्यूएशंस बनना, ये सब चीज़ें हो जाएंगी। तो बेस आपका वही होना चाहिए, स्केलेबिलिटी उसमें रहनी चाहिए, आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए, देन एक इन्वेस्टर्स आपके ऊपर पैसा लगाता है। और नंबर 3 पे आता है आपका पैट मैं क्यों बोलता हूँ, क्योंकि आप पब्लिक से पैसा ले रहे हो। पब्लिक में कौन लोग आते हैं, हो सकता है कोई रिक्शा चलाने वाला भी आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर दे, या कोई किसी कंपनी कोई वेटर का काम कर रहा है वो आपके लिए इन्वेस्ट कर दे, तो आपके ऊपर पैसा कोई इन्वेस्ट करेगा। तो एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी बन जाती है, अपने बिजनेस को हम इस तरह से चलाएं, वो मेरे पर विश्वास कर रहा है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है, उसको फायदा देने की। बिल्कुल। और आपको फायदा कैसे देना, वो आपसे पैसे नहीं मांग रहा, आपको क्या कहता है जी प्रॉफिट दिखाओ। अगर आप अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रहे हो तो उसका शेयर का प्राइस अपने आप बढ़ जाता है। तो कहीं ना कहीं उसको यही चाहिए होता है। आईपीओ लाने वाले लोग बहुत हैं, बट कहीं ना कच्चे पक्के की कहानी में फंसे हुए हैं। अब आप क्या सजेस्ट करोगे? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका टर्नओवर तो बहुत है लेकिन कच्चे में चल रहा है। ऐसे में वो लोग क्या करें आईपीओ लाना चाहें तो? देखिए सबसे पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ, एक कहावत है गुरु की और भगवान की। वो कहते हैं ना, गुरु गोविंद दो दाऊ खड़े काके लागे लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद ही मिलाए। तो आपकी लाइफ के अंदर आपके पास मेंटोर्स होने चाहिए। आप जो आपको लाइफ के बारे में बताए वो मेंटोर अलग काम करेगा। आप स्टार्टअप के बारे में बताते हो, आप स्टार्टअप के मेंटोर्स हो। मुकेश जी वैल्यूएशंस पे काम करते हैं, वैल्यूएशंस के मेंटोर्स हैं। इसी तरह से जब हम ग्रोथ की बात करते हैं, आपको किसी को मेंटोर बनाना पड़ेगा जी। जब किसी को मेंटोर बना दोगे उसको समझ लो आप किसको बनाना चाहते हो। अगर दुर्योधन ने शकुनी को अपना मेंटोर बनाया और पांडवों ने भगवान कृष्ण को मेंटोर बनाया, तो आप सोच सकते हो शकुनी ने इनको कैसी शिक्षा दी और भगवान कृष्ण ने उनको कैसी शिक्षा दी। इसी तरह से जितने भी स्टार्टअप्स हैं, देखिए वो स्टार्टअप गाड़ी चला रहा है, यानी कि उसके पास गाड़ी है जो चला रहा है, बट कोई तो उसको मिले जो उसको रास्ता दिखाए। हम नेविगेशन यूज करते हैं रास्ता देखने के लिए, बिना नेविगेशन के अपनी जिंदगी चलती नहीं है। इसी तरह से जब कंपनी की ग्रोथ की हम बात करते हैं
हमारी लाइफ में मेंटर्स होने चाहिए। जैसे मैं बात करता हूँ, मैं आईपीओ एडवाइजर हूँ, मेरा काम है आईपीओ एडवाइस करना जी। मेरा काम है कंपनी की ग्रोथ कैसे कर सकते हैं, किस टाइम पे आईपीओ लाना है, कैसे वैल्यूएशंस को बना सकते हैं, ये मेरा काम है। इसी तरह से आपका अपना स्टार्टअप को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, वो आपका काम है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, सबसे पहले तो आप मेंटोर बनाओ। जब तक आप मेंटोर नहीं बनाओगे तब तक आपकी लाइफ बिना नेविगेशन के चलेगी, और तभी कच्चा पक्का होता रहेगा। तो चलता पता ही नहीं ना हमें। हाँ। मुझे कच्चे के बारे में पता नहीं है, मुझे पक्के के बारे में पता नहीं है, मुझे कोई बताने वाला नहीं है, कहीं सही शिक्षा देने वाला कोई नहीं है, तो पता कैसे चलेगा। बट मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ कच्चे पक्के के बारे में। आज हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का रखा हुआ है। आज हमारी इकोनॉमी 4th नंबर पे आती है, $3.9 ट्रिलियन की हमारी इकोनॉमी है। अब उसको $5 ट्रिलियन पे लेके जाना है। इंडिया में जीएसटी के अंदर 1.75 करोड़ का अप्रोक्सीमेटली पर मंथ का रिवेन्यू आता है, यानी कि साल का करीब 20-22 लाख करोड़ रुपए जीएसटी से इकट्ठा होता है। अब आप इस बात से आइडिया लगाओ कितना लोग पक्के में अब काम कर रहे हैं। मैं मानता हूँ हमारी अनस्ट्रक्चर इकोनॉमी थी, बट अब हमारे देश के प्रधानमंत्री ने डिमोनेशन लेके आए, उसके बाद उन्होंने जीएसटी लेके आए, यूपीआई लेके आए। अब हर किसी के अब पूरे इंडिया में, हेमंत जी, आपकी जेब में एक पैसा भी ना हो ना, पूरा इंडिया घूम सकते हो। आपके पास फोन होना चाहिए, 1 सेकंड में पेमेंट कर सकते हो। बिल्कुल। तो ये सब चीजें रिवोल्यूशन इंडिया के अंदर हुआ है। मैं मेरे पूरे इंडिया में, वर्ल्ड में ही क्लाइंट्स हैं इवन, जो जितना ऑनलाइन सिस्टम इंडिया का है पूरे वर्ल्ड में किसी का नहीं है। सही कह रहे हैं, वी शुड फील ब्लेस्ड दैट। तो ये चीजें जो कच्चे पक्के वाली बातें, आप इस बात से आइडिया लगा सकते हो, कच्चे के अंदर आप कुछ खरीद नहीं सकते, ठीक है, आपकी कोई वैल्यूएशंस नहीं होती। ये आपको अच्छे से बताएगा आपको मेंटोर, जो मैंने आपको कहा है। सही कह रहे हैं। बट आप पक्के में जब काम करोगे तो आपको डेफिनेटली वैल्यू मिलती है। उसके साथ मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, क्योंकि आपने मुझे आईपीओ के लिए बुलाया है। आईपीओ में 1 का 10, 1 का 15, 1 का 20 चलता है। इसका मतलब क्या हुआ, आप ₹1 प्रॉफिट दो, आपको 10 की वैल्यू मिलती है, 15 की वैल्यू मिलती है, 20 की मिलती है। जब आपको 1 का 15, 1 का 20, 1 का 10 मिल रहा है, तो फिर हम 1 को बचा के करोगे क्या? सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। तो मेरा ये मानना है, आप एक अच्छे कंसल्टेंट से बात करो जो आपको वेल तरीके से आपको एजुकेट करेगा और आपकी इसकी वैल्यू बताएगा। देखिए, हम समझते हैं हमें कुछ मिल नहीं रहा तो हम क्यों दें, भाई गवर्नमेंट को टैक्स क्यों दें जब मुझे कुछ मिल नहीं रहा। सही बात। तो मिल क्या सकता है आपको, वो आपका कंसल्टेंट बताएगा। बट मैं आपको 1 का 10, 1 का 15 और 1 के 20 की साइंस देता हूँ। आप ₹1 टैक्स दो, सॉरी ₹1 प्रॉफिट दिखाओ, आपको वैल्यू मिलती है 10 गुना, 20 गुना, 25 गुना। तो हम क्यों कच्चे में काम करें। बट यस, रास्ता दिखाने वाला कोई होना चाहिए। सर, सबसे पहले यही बताइए कि अगर किसी को बिजनेस बड़ा बनाना है, आईपीओ लाना है, तो मेंटर कैसे चूज करें? मेंटर देखिए क्या होता है, एक ना आपकी आत्मा अपने आप बोलती है। तो 4 लोग, अच्छा ये बताओ, अगर हमारी तबीयत खराब हो जाती है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हम एक बार में समझ जाते हैं कौन सा डॉक्टर अच्छा है। आप उससे मिलते हो, कोई बात नहीं करेगा, यार ठीक है तू दवाई ले ले, तो उससे बेकार है डॉक्टर, इसने तो कुछ पूछा ही नहीं मेरे से। नहीं, कोई आपसे प्यार से बात कर ले, समझ ले, आपकी प्रॉब्लम को समझ ले, एक बार थोड़ा सा हंस के बात कर ले, आप समझ जाओगे डॉक्टर अच्छा है, आपका विश्वास बन जाता है। सारी चीज़ें फेथ पे चलती हैं। मैंने ऐसे डॉक्टर्स को देखा है, एक पेशेंट उससे ठीक हो रहा है, दूसरा पेशेंट ठीक नहीं हो रहा, दवाई सबकी सब सेम है, प्रॉब्लम सबकी सेम है। क्यों? क्योंकि उसने फेथ दिखाया। तो जो भी आपके जितने भी ऑडियंस है, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप मिलो। मान लीजिए मैं बात कर रहा हूँ, मेरे से मिल लो या किसी दूसरे से मिल लो, आप तीसरे से मिल लो। जब 2-3-4 लोगों से आप मिलोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा। दिल से मिलना, आपको समझ में आ जाए कौन कितना काम करता है, किसको क्या नॉलेज है, उसकी इंटेंशन क्या है। बैड इंटेंशन सामने वाले की आंखों में नजर आ जाती है। तो मेरा ये मानना है, जब आप एक बार मिलो, उसको अच्छे से जांच परख लो, समझ में आए तो कंप्लीट फेथ करना। अगर आप कंप्लीट फेथ कर लोगे तो आपके पास रिजल्ट मिरेकल आने वाले हैं। तो आज की डेट में मोटिवेशनल स्पीकर भी आइडिया टू आईपीओ प्रोग्राम वगैरह कर रहे हैं, तो ऐसे में कुछ कंफ्यूजन सा नहीं है कि आईपीओ एक टेक्निकल मैटर है, या आईपीओ एक मोटिवेशनल सब्जेक्ट है, या आईपीओ एक कंसल्टिंग सब्जेक्ट है, या आईपीओ एक मेंटरिंग सब्जेक्ट है? इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं इतना कहना चाहता हूँ आपको, मैंने सिंपल दर्जी का एग्जांपल आपको दे दिया। अगर आपको शर्ट बनानी है तो आप अपना कपड़ा आपका रेडीमेड है, सॉरी कपड़ा आपका रेडीमेड आएगा, उसके बाद आप उसको लेके दर्जी के पास जाओगे। जब तक दर्जी आपका माप नहीं लेगा तब तक शर्ट नहीं बना सकता। ठीक है, तो हम उसको, दैट इज नॉट योर रेडीमेड पैकेज नहीं है। आईपीओ आपकी, मैंने सोच पे डिपेंड करता है, आपकी स्केलेबिलिटी पे डिपेंड करता है, किस टाइम पे लाना उस पर डिपेंड करता है। अगर कोई आपको बोलता है आइडिया टू आईपीओ प्रोग्राम चला रहे हैं, अच्छी बात है, एक अवेयरनेस होनी जरूरी है। हेमंत जी, आपके दिमाग में चला गया आईपीओ क्या है। मान लीजिए किसी के अच्छे फॉलोअर्स हैं और वो यूट्यूब पे बोल रहा है, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोल रहा है,
तो लोगों के कान में तो बात जा रही है ना, तो जब कान में बात जाएगी तो अपने आप सर्च करेंगे, तो सर्च करेंगे तो अपने आप अच्छे डॉक्टर के पास जाएंगे। क्या कहा, डिजिटल कर दो सब कुछ, जाके आपके अब फोन में यूपीआई डाला है, उन्होंने बोला एक लीडर होना चाहिए हर चीज का, ब्रांडिंग उन्होंने कर दी, अब ड्यूटी आपकी बनती है, मेरी बनती है, कैसे उस चीज को प्रमोट करेंगे। इसी तरह से आपके दिमाग में आइडिया आया कि भी आईपीओ नाम की कोई चीज होती है, वो कहीं से भी आया हो, उसके बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आपकी कंपनी में वो इम्प्लीमेंट कैसे होगा। तो उसके लिए आपको एडवाइजर चाहिए, आपको मेंटोर चाहिए, फिर आप सर्च करोगे। लेकिन मेंटोरशिप 1 to many नहीं चलती। अगर मैं 10,000 लोगों को अपने सामने बिठा के या 2,000 लोगों को बिठा के समझाऊं आईपीओ क्या है, नहीं होगा, क्योंकि समझ नहीं पड़ेगी नीड। जब तक टेलर आपका माप नहीं लेगा तब तक आपकी नीड समझ में नहीं आएगी। तो यू शुड चूज केयरफुली, और एक के साथ आपको जाना पड़ेगा जो आपकी प्रॉब्लम को समझे और आपके लिए एक सोल्यूशन बना के दे। जैसे कस्टमाइज प्रोडक्ट, इट्स नॉट ए रेडीमेड प्रोडक्ट। ओके, तो इसमें सुनील जी एक बात बताइए, जैसे हमने स्टार्टअप के लिए बात कर ली, तो कुछ ऐसे एग्जिस्टिंग बिजनेस भी हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, पास्ट में भी अच्छा काम कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं, तो वो लोग भी ये चीज़ें प्लान कर सकते हैं और अपनी चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं फॉर्मलाइज वे में, एक स्ट्रक्चर्ड वे में। यस डेफिनेटली। देखिए मैंने आपको क्या कहा, कल फ्लिक्स की मैंने बात की थी शुरू में, अब दोबारा से उस टॉपिक पे आता हूँ। मैं आईपीओ क्यों लेके आऊँ, मैंने ग्रोथ की बात की थी। अब आईपीओ लाने में फ़ायदा क्या हो सकता है? देखिए सबसे बड़ा फ़ायदा ब्रांडिंग का होता है। ब्रांडिंग का मतलब क्या हुआ, आज इंडिया के अंदर करीब 18 करोड़ डीमैट यूजर्स हैं। जैसे आपकी कंपनी का आईपीओ आएगा तो सब तक आपका एक्सेस चला जाता है, इतने लोग आपकी कंपनी के बारे में जान पाएंगे भी इस नाम की भी कोई कंपनी है, ठीक है। आपकी उसके साथ मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा। मैं अभी एक आईपीओ लेके आया था एक कंपनी का, तो आईपीओ से पहले उसके जब गूगल पे सर्च करते थे तो एक ही पेज खुलता था, उसकी वेबसाइट खुल गई, उसका लिंक्डइन खुल गया, 1-2 चीज़ें और खुल गई। लेकिन आईपीओ आने के बाद उसके 25 पेज खुलते हैं, और जबकि उसने कहीं पे कुछ नहीं बोल रखा। न्यूज़ चैनल्स में अलग चल रहा है, ट्विटर पे अलग ट्रेंड कर रहा है, आपका यूट्यूब पे अलग चल रहा है, आप लोग पता नहीं कौन क्या क्या उसके बारे में लिख रहा है। 18 करोड़ लोगों तक पहुंचने के लिए आप सोचो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट ही कितनी आ जाती है, ये तो फ्री में हो जाएगा। सर ये पुल और पुश मार्केटिंग की बात करते हैं। आप पैसा लगा के लोगों को पुल करने की कोशिश करते हो, सॉरी पुश करने की कोशिश करते हो। यहाँ पे पुल अपने आप हो रहा है आपका, और बिना कुछ में एफर्ट्स करे आपका हो रहा है। तो जो ब्रांडिंग आपकी होने वाली है फ्री में, आप 100 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी आप वो ब्रांडिंग नहीं कर पाओगे। एक जबरदस्ती दिखाना और एक सामने वाले का खुद सर्च करना, कौन सा बेटर है? तो आपका आईपीओ ये आपकी वैल्यू क्रिएट करता है। ब्रांडिंग कोई कर ही सकता। आप 50 करोड़ 100 करोड़ रुपए खर्च कर लोगे तब भी उस लेवल की ब्रांडिंग नहीं कर पाओगे। ग्रेट ग्रेट सर। और दूसरा बेनिफिट इसमें क्या रहता है आपका, सेल्स में भी दोबारा फिर एग्जांपल देना चाहूँगा। अभी मैं एक आईपीओ लेके आया, उस आईपीओ के अंदर मैनेजमेंट से मेरी बात हुई, सर आपकी ज़िंदगी में चेंज क्या हुआ, हम आईपीओ तो ले आए। उसने कहा सर सुनील जी सबसे बड़ा चेंज क्या हुआ, जब भी मैं पहले कस्टमर के पास जाता था कस्टमर से बात ही नहीं करता था, बिठा के रखता था, भाई वो ठीक है जैसे दूसरे वैसे तुम। अब आईपीओ होने के बाद मुझे सबसे पहले बिठाता है, बिठाएगा भी, मुझे रेट में भी बेनिफिट देता है, मुझे चाय भी पिलाता है। उसका इंटरेस्ट बन गया मेरे अंदर। बड़ी कंपनी है, शेयर चल रहा है, 500 करोड़ की कंपनी है, तो कहीं ना कहीं इतना इंटरेस्ट उसका क्रिएट हो गया, मुझे सेल्स बेनिफिट मिलता है। इंटरेस्ट के साथ साथ एक उसकी गुडविल भी क्रिएट हो जाती है, एक एटमॉस्फेयर भी उसका पॉजिटिव बन जाता है। यस, एटमॉस्फेयर पॉजिटिव बन जाता है। उसके साथ अगर आप देखते हो आपके साथ नए नए लोग आपकी लाइफ में जुड़ते हैं, जो नए लोग आपके जुड़ेंगे वो भी आपकी कंपनी के बेनिफिट के बारे में सोचते हैं और नया काम आपको मिलता है, और उससे ये दूसरा बेनिफिट है। तीसरा बेनिफिट आपका है वैल्यू, उसको लेके वेंडर्स को लेके। आज आप माल खरीदते हो किसी से, आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, क्रेडिट पे इतना दे दे, ठीक है, अच्छी क्वालिटी का माल दे दे। बट वंस अगर आपकी कंपनी लिस्टेड हो जाती है तो आपके साथ अच्छे वेंडर्स काम करना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी ला अबाइड कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है, तो हर कोई मान के चलता है। जैसे क्रेडिट रेटिंग होती है, सिविल स्कोर होता है, आपका तो इतना बड़ा सिविल का ठप्पा लग गया आप सोच भी नहीं सकते। सही कह रहे हैं। अगर गवर्नमेंट ने स्टॉक एक्सचेंज में और इतने सारे लोगों ने आपके शेयर खरीद के अगर आपके ऊपर ठप्पा लगा दिया, बचेगा क्या? मैं हेमंत जी बताना चाहता हूँ, मेरा 40 करोड़ का आईपीओ आया था, 3500 करोड़ में मेरे बिड लगाई थी। मैनेजमेंट को 4 दिन तो नींद नहीं आई, ये हुआ क्या मेरे साथ? आप सोच सकते हो जब आपके ऊपर दूसरा इंडोर्स करता है। देखिए मेरे लिए मैं बड़ा हो सकता हूँ, लेकिन मुझे अगर आप कहो सुनील जी आप बहुत बड़े हो, तो वैल्यू तो मेरे वो क्रिएट करता है ना। सही कह रहे हैं। और आज की डेट में किसी को 1 रुपया निकाल के नहीं देता। अब 40 करोड़ के बदले 3500 करोड़ की बिड आ रही है, फिर आप सोच के देखो क्या होगा। तो मतलब आईपीओ तो इतना बड़ा इंसेंटिव हो गया पक्के में काम करने का, आप कि कच्चे में काम करोगे तो आईपीओ ला नहीं पाओगे, नहीं ला पाओगे, और चाहे कितना भी कमा लो फिर कोई फायदा है नहीं उसका। तो मतलब ऑडियंस को मैं यही कहना चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी अपने कच्चे को पक्के में बदलें, आईपीओ लेके आएं और अपना कंसल्टेंट चूज करें। तो मैंने आपसे बात की ब्रांडिंग की,
मैंने आपसे बात की सेल्स की, मैंने आपसे बात की वेंडर्स की, हाँ। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या रहती है स्टार्टअप के अंदर, स्टाफ नहीं टिकता। ये तो बात सही है सर, बिल्कुल। इतना ज्यादा एट्रिशन रहता है स्टाफ का, टिकेगा नहीं। लेकिन जब आपका आईपीओ आ जाएगा तो क्या होगा, आपकी क्राइट वर्दीनेस नेक्स्ट लेवल बनी जाती है। बात सही जब है। आपका एम्प्लॉय काम करने के लिए आता है ना, वो शेयर सर्च करके आएगा, फला फला कंपनी का शेयर है, ठीक है, 200 करोड़ की इनकी नेटवर्थ है, 500 करोड़ की नेटवर्थ है, और आपको छोड़ के नहीं जाएगा वो। तो कहीं ना कहीं जो एट्रिशंस खत्म हो जाता है, आपका माइंड सेट अलाइन हो जाता है, वो अपने काम को अच्छे से करता है, अपने आप को ग्रोथ से मैच कर पाता है। और मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ, बढ़िया एग्जांपल। एक बार ये रियल एग्जांपल बता रहा हूँ आपको। एक बार मेरी किसी से बात हो रही थी, तो उसने कहा सर मेरे घर वाले शादी के लिए मना वो कर रहे हैं कि अब शादी करनी है। तो उन्होंने कहा कर ले, मुझे क्या दिक्कत है। मैं सर कर तो ले। वो कह रहे बड़ी कंपनी में जॉब कर। मैं बड़ी मतलब, मैं सर कोई लिस्टेड कंपनी हो उसमें मुझे जॉब करनी चाहिए, तो मुझे 2 साल के लिए मुझे छोड़ दो सर, मैं लिस्टेड कंपनी में जॉब करना चाहता हूँ, और जैसे मेरी शादी हो जाएगी छोड़ के दोबारा आपकी कंपनी में आ जाऊँगा। तो मैंने कहा यार ये बड़ी कहानी सुना दी इसने। तो कहता तू छोड़ के मत जा भाई, मैं ही अपनी कंपनी को लिस्ट कर लेता हूँ। तो कहने का मतलब है लिस्टेड ना स्टाफ की शादी में भी सपोर्ट करता है। ग्रेट सर, ग्रेट। तो और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, एक मेरे दोस्त हैं, वो HDFC बैंक में ना मतलब रीजनल हेड हैं। उनके पास हरियाणा, यूपी, पंजाब, राजस्थान और दिल्ली, कई स्टेट वो देखते हैं। 70,000 करोड़ का वो लोन देखते हैं। तो CA हैं, रैंक होल्डर हैं। तो मेरी उनसे बात हुई, मैं यार तुम्हारी इतना बड़ा देखते हो, तुम्हारी सैलरी क्या है। उनके सर 70 लाख रुपए। 70 लाख रुपए, और तुम रैंक होल्डर हो, इतना आधा देश तुम संभाल रहे हो, पूरा HDFC बैंक संभाल रहे हो, 70 लाख में क्या होगा। मुझे सर इतनी है, मैं दूसरी जॉब ज्वाइन कर लो। तो सर कैसे, क्यों। मुझे सर HDFC मुझे हर साल ESOP देता है, और मेरे पास 40 से 50 करोड़ रुपए के शेयर पड़े हैं HDFC में। क्या बात मैंने तुरंत फोन काट दिया। मैं तो मेरा वो फोन दे देगा मेरे को तो ये, और 40-50 करोड़ के उसको HDFC में दे दिया, जिंदगी में इतने पैसे ना कमा पाए। सही तो बात कहने का मतलब है जब भी आपका स्टाफ काम करता है, आप टॉप टैलेंट को हायर कर पा रहे हो, लोग आपको सर्च कर रहे हैं, और जैसे आप ESOPs उसको दोगे तो जिंदगी भर आपके साथ वो एक एसेट्स की तरह रहेगा। सही कह रहे हैं। अगर आपने टीम बिल्ड कर दी और आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज है, आपकी सक्सेस को कोई रोक नहीं पाएगा। ग्रेट सर, ग्रेट। उसके साथ मैं बात करता हूँ सर वैल्यूएशंस की। बेसिकली ये बात होगी कि भी आपको मॉनेटरी बेनिफिट के साथ साथ ना एक ह्यूमन पावर भी मिल जाती है। सर मैं क्या बताऊँ ना, कुछ चीज़ें फीलिंग के साथ ही आती हैं, लेकिन फीलिंग कब आएगी जब आप इस काम को करते हो। एक कहावत और बताता हूँ आपको, एक कहावत है फेक इट टिल यू मेक इट। ये बड़ी अच्छी कहावत है, मैं सबकी जितनी ऑडियंस है सबको बोलना चाहता हूँ। देखिए आप सब स्टार्टअप चला रहे हो, आपके सपने हैं, लेकिन उस सपनों के अंदर जीना सीखो। जब सपनों में जीना सीखते हो ना, तब डेफिनेटली आप उस चीज को कभी ना कभी अचीव जरूर कर लेते हो। जी। मान लीजिए आप सोचते हो मेरी कंपनी लिस्टेड होनी चाहिए, आप आज तो लिस्टेड नहीं है आपकी कंपनी, तो जीना सीखो ना। आप एज्यूम करो, विजुलाइज करो, फील लो कि मेरी कंपनी लिस्टेड में कैसे चल रहा होगा। तो ये फीलिंग करोगे ना तो मजा आएगा आपको। और आप रियलिटी में, वो जब तक रियलिटी में कन्वर्ट नहीं हो जाता तब तक आपको उसको फेक लाइफ में जीना है। जब इस तरह से आप जियोगे तो डेफिनेटली आपको एक अपने गोल तक अचीव कर पाओगे। ग्रेट सर, ग्रेट। उसके साथ सर मैं आपको कहना चाहता हूँ वैल्यूएशन अनलॉक कैसे होती है। आज आपकी कंपनी लिस्टेड नहीं है, तो आज मुझे आप शेयर ऑफर करते हो, मेरी कंपनी के शेयर्स ले लो, तो आई विल नॉट बाय योर शेयर्स, क्योंकि मुझे वैल्यू तो कुछ मिल नहीं रही। बट IPO आने के बाद क्या होता है, आपकी वैल्यूएशन अनलॉक हो जाती है। जैसे कि एक जो जोहरी होता है वो हीरे को तराशता है, उससे पहले तो कोयला है। अगर आपको समझ नहीं है और कोई आपको एक कोयला मिल जाए रोड पे चलते हुए जो हो सकता है हीरा बने, तो आप उसको उठाओगे नहीं, आपको पता ही नहीं है हीरा है। लेकिन अगर आपको कोई जोहरी मिल जाए जो उसको तराश के दे दे, तो आप उसको जरूर ले लोगे। इसी तरह से जो SME IPO है वो एक जोहरी का काम करता है, जो आपके बिजनेस को जो पॉलिश नहीं हुआ पॉलिश करके वैल्यू निकाल के देगा। ग्रेट। तो ये SME IPO काम करता है, वैल्यूएशन को अनलॉक करता है। और मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ, जो IPO एक लेके आया था 151 करोड़ की वैल्यू पे हम IPO लेके आए, कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया और 3 महीने में उसकी वैल्यू 300 करोड़ हो गई। तो कंपनी के पास 75% की होल्डिंग है, यानी कंपनी जो 3 महीने पहले जीरो वैल्यूएशन पे थी, आज वो 3 महीने के बाद 225 करोड़ के शेयर लेके बैठी हुई है। सर ये इतना जल्दी जल्दी आप बताएंगे 3 महीने का, तो हमारे बहुत सारे लोग तो इस तरीके से सोचने लग जाएंगे कि 3 महीने में IPO आ जाता है। क्योंकि अभी तो जब आपसे मैं डिटेल समझने की कोशिश करूंगा तो पता लगेगा, जैसा मेरा भी खुद मानना था कि किसी भी एक कंपनी को IPO में लिस्ट कराने के लिए कम से कम एक कंसल्टेंट को, पूरी मैनेजमेंट टीम को लगभग 2 से 3 साल मेहनत करनी पड़ती है।
तब जाके वहां पहुंचता है, ऐसा मेरा मानना था। मैं गलत हूं तो आप मुझे बताइए, करेक्ट करिए। नहीं, मैंने जो आपको कहा, मैं पोस्ट लिस्टिंग की बात कर रहा हूँ। जब लिस्ट हुआ था 151 करोड़ की वैल्यू पे लिस्ट हुआ था, ओके तो कंपनी ने अच्छा परफॉर्म दिया, अच्छे रिजल्ट्स दिए। आफ्टर लिस्टिंग ऑफ 3 मंथ्स नाउ देयर 300 करोड़ वैल्यूएशन। ओके ओके ओके, सॉरी। सो उसके बाद वैल्यूएशंस के साथ मैं बात करता हूँ माइंडसेट की। आज किसी भी मैनेजमेंट का माइंडसेट क्या होता है? सर रिवेन्यू बढ़ाओ। एक स्टार्टअप की बात करता हूँ, पहले वो रिवेन्यू पे फोकस करते हैं, फिर रिवेन्यू के बाद सेकंड स्टेज आती है प्रॉफिट पे फोकस करते हैं, ऑपरेशंस पे फोकस करते हैं। लेकिन आईपीओ आने के बाद फोकस करते हैं वैल्यूएशंस पे। मुझे अपनी कंपनी की वैल्यू 100 करोड़ करनी है, 500 करोड़ करनी है, 1000 करोड़ करनी है, ये हमारे दिमाग में होना चाहिए। टारगेट बदल जाते हैं, टारगेट बदल जाते हैं, विजन बदल जाते हैं, रास्ते बदल जाते हैं। ग्रेट। तो आप सब, एक बिजनेसमैन का रास्ता वही है। आज आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, अपनी मार्केट को स्टडी करो, उसके हिसाब से देखो। फॉर एग्जांपल आपकी मार्केट 20,000 करोड़ की है, ठीक है, कम से कम 5% तो टारगेट बनाओ कि भी मार्केट का 5% शेयर मुझे लेके आना है। तो जो उसका टारगेट बनाओगे तो आपकी नेटवर्थ ऑटोमेटिक बन जाती है। और आईपीओ लाना, ऑटोमेट करना, ये करना, वो करना, सारे उसके रास्ते हैं। आईपीओ शुड नॉट बी योर डेस्टिनेशन, इट्स अ पार्ट ऑफ योर जर्नी। आपका अल्टीमेट डेस्टिनेशन क्या है? आपको नेटवर्थ क्रिएट करनी है। तो माइंड सेट में आप काफ़ी ड्रास्टिकल चेंज आता है। और सबसे इंपॉर्टेंट मैं बोलना चाहता हूँ, करेंसी। आरबीआई नोट छापता है, ठीक है, तो आप भी नोट छापने लगोगे। बट उसका मतलब ये नहीं है अब यहाँ पे एक वो मतलब कोई फेक करेंसी छापने की मशीन लगा ली, लेकिन वो वैसा ही है। अच्छा, जब आप आईपीओ लगाते हो तो आपका शेयर ट्रेड होना शुरू हो जाएगा। तो आप शेयर आप छाप रहे हो, तो आपका शेयर भी तो ट्रेड हो ही रहा है ना। आप किसी इन्वेस्टर्स के पास आपके 100 शेयर्स हैं, तो वो भी तो जाके बेच के पैसे इकट्ठा कर सकता है। तो आप भी आरबीआई बन गए, दूसरे आरबीआई बन गए। तो जो काम आरबीआई पैसे छाप के करता है, आप शेयर छाप के कर रहे हो, और आपके इन्वेस्टर्स फायदा उठा रहे हैं, आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है। और क्या चाहिए आपको इससे ज्यादा? और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे मैनिफेस्टेशंस। मुझे लगता है हमारे जो ऑडियंस है मैनिफेस्टेशन में बिलीव करते होंगे। आप सब बुक पढ़ना, द सीक्रेट, ठीक है, सीक्रेट में मैनिफेस्टेशन की बात की हुई है। मैनिफेस्टेशन क्या होता है? जब भी आप किसी को दिल से चाहते हो तो पूरी जो कायनात है, जो शाहरुख खान का डायलॉग है, तो उसको मिलाने की पूरी कोशिश करती है। हम आज जिंदगी में जो भी हैं वो मैनिफेस्टेशन की वजह से हैं। आप स्टार्टअप को टीच करते हो, कहीं ना कहीं आपके माइंड में कोई आया होगा कभी ना कभी विचार जिससे आप बने। मैं आईपीओ में काम कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं किसी मेरे दिमाग में विचार आया होगा तो मैं आईपीओ में काम कर रहा हूँ। इसी तरह से मैनिफेस्टेशन बड़े काम करती है। आप आज अपनी कंपनी के लिए मैनिफेस्ट कौन करेगा? आप, मैनेजमेंट ही करती है। बट आईपीओ आने के बाद फॉर एग्जांपल आपके 2000 शेयर होल्डर बन जाते हैं, तो सारे के सारे आपकी कंपनी के मैनिफेस्ट करेंगे यार कंपनी ग्रो करे, ठीक है, प्रॉफिट दिखाए, या मतलब वट एवर दे वांट टू डू। और अच्छी बात क्या, बेचारे आपसे कुछ नहीं मांगते, वो देख के खुश हो जाते हैं। वो यार पड़ोसी के बाग में ना वो लगा हुआ है आम का पेड़, बड़े अच्छे आम के पेड़ लगे हुए हैं, खाना नहीं है उसको तोड़ के, लेकिन वो बड़ा खुश हो जाएगा, यार बड़े अच्छे अच्छे बाग लगे, मजा आ रहा है। शेयर्स उनके हाथ में है तो वो अपने आप को मालिक समझने लगते हैं, कम से कम मालिक है। अगर आपके पास किसी कंपनी के शेयर है, यू आर द ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी। बिल्कुल। और मैं आपको, आप भी सीईओ मुकेश जी, आप भी सीईओ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं कहना चाहता हूँ आईपीओ के अंदर प्रिंसिपल फेल हो जाता है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या बोलता है? एक खर्चे को डेबिट करना है और आपकी इनकम क्रेडिट होती है। लेकिन आईपीओ के अंदर क्या होता है? आपका डेबिट कोई होता ही नहीं, सब क्रेडिट होते हैं। कंपनी के पास पैसा आया, क्रेडिट, इन्वेस्टर्स पैसा कमा रहा है, क्रेडिट, आपके एंकर पैसा कमा रहे हैं, क्रेडिट, कंसल्टेंट पैसा कमा रहा है, क्रेडिट, डेबिट कोई हो ही नहीं रहा। तो कमा कौन रहा है? कोई भी बैलेंस शीट बराबर नहीं हुई। अब वो मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे डेबिट का कोई रूल ही नहीं है। ग्रेट ग्रेट, फायदे फायदे, मतलब फायदा ही, सबका ही फायदा है। तो सारा का सारा प्रॉफिट ही है, मतलब आप बताओ तो ना। लॉस नहीं बताएंगे आप फिर इसका मतलब? नहीं, मैं आईपीओ की बात कर रहा हूँ, यानी कि आईपीओ से जो पैसा, फॉर एग्जांपल आपका 50 करोड़ का आईपीओ आया है आपकी कंपनी का, तो 50 आपके पास तो पैसे आ गए, आपको फायदा हुआ, डेबिट कुछ हुआ नहीं। इन्वेस्टर्स में था, मैंने आपकी कंपनी पैसा लगाया, कंपनी के शेयर का प्राइस बढ़ गया, तो मुझे भी फायदा हुआ। मैं आपका एंकर इन्वेस्टर्स हूँ, मैंने पैसा लगाया तो फायदा हुआ। यहाँ पे मैं एडवाइजर का रोल प्ले कर रहा हूँ, कंसल्टेंट का रोल प्ले कर रहा हूँ, या मर्चेंट बैंकर का रोल प्ले कर रहा हूँ, तो मुझे अपनी फीस मिल रही है, तो मुझे फायदा हो रहा है। विन विन सिचुएशन, मतलब डेबिट कोई भी नहीं है। अगर मैं एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट आपसे फीस मांगता हूँ, क्लाइंट से फीस मांगता हूँ, तो उसकी बुक्स में डेबिट होता है, मुझे क्रेडिट होता है। बट आईपीओ के अंदर तो कोई डेबिट हो ही नहीं रहा। आप बताओ कोई डेबिट हो रहा है? तो यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली अकाउंटिंग प्रिंसिपल फेल हो जाता है। ग्रेट सर, ये तो नया इंसाइट दिया आपने। एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हम लोग इतना नहीं सोच पाएंगे जी। और मैनिफेस्टेशन के साथ हमारे को पैसा भी मिलता है, तो ये पैसा भी मिलता है। इतने सारे बेनिफिट्स आपके आईपीओ के हैं, तो मैंने हर बेनिफिट्स के बारे में बताया। तो क्योंकि हमारे पास टाइम की थोड़ी सी कमी है, आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को कम से कम 3-4 बार जरूर देखना,
क्योंकि जो चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं ना शायद आपने कभी सुनी भी नहीं होंगी, फर्स्ट टाइम आप सुन रहे होंगे, तो जब तक 2-3-4 बार आप इसको नहीं सुनोगे आपके माइंड में नहीं जाएंगे। और डिटेल में रिसर्च भी करनी पड़ेगी, गूगल पर जाकर चैट जीपीटी से भी हेल्प लेके। अब इस डिस्कशन को आगे उस दिशा में बढ़ाते हैं, थोड़े टेक्निकल पॉइंट भी लेते हैं, जो एक्चुअली आईपीओ लेके आने वाले हैं उनका भी कुछ उनके बारे में भी बात करते हैं। तो सर जब हम टेक्निकल टीम में जाते हैं ना आईपीओ के, तो टेक्निकल टीम में ये मर्चेंट बैंकर क्या होता है, वैल्यूएशन पार्टनर किस तरीके से काम करता है, ये मतलब पूरा इकोसिस्टम क्या है इसमें, मतलब कौन कौन से ऐसे लोग हमें हायर करने पड़ेंगे अगर मैं अपना आईपीओ लाना चाहता हूँ, तो क्या केवल एक मेंटर से काम चल जाएगा या और भी लोग चाहिए होंगे, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जब आप कंसल्टेंट को चूज करते हो, मेंटर को चूज करते हो, आपके साथ ना काफ़ी लोग और भी चाहिएंगे आपको। कौन कौन लोगों की रिक्वायरमेंट है, मर्चेंट बैंकर की हम बात करते हैं। तो मर्चेंट बैंकर क्या करता है, मर्चेंट बैंकर आपका एक डीआरएस भी बनाता है, ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस। ओके। उसको बना के वो 300 से 400 पेज का डॉक्यूमेंट रहता है एक। अच्छा। उसमें पूरी कंपनी की जन्म कुंडली लिखी जाती है, कंपनी कब बनी, वो क्या काम करती है, उसका सिविल स्कोर क्या है, जीएसटी में क्या है, इनकम टैक्स में क्या है, उसके आरओसी कंप्लायंसेस क्या हैं, उसकी एसोसिएट कंपनीज क्या हैं, पैसा का क्या करेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें उसमें लिखनी पड़ती हैं। वो सारे डॉक्यूमेंट बनाने का मर्चेंट बैंकर का रहता है, उसको वो एक्सचेंज में फाइल करता है। अच्छा। एक्सचेंज हमारे पास 2 एक्सचेंज हैं, बीएससी की है, एनएससी की है। हम किसी भी एक्सचेंज में अपना आईपीओ ला सकते हैं जी। तो वो काम करता है मर्चेंट बैंकर। ठीक है। तो उसके लिए आपको मर्चेंट बैंकर की रिक्वायरमेंट होगी। उसके साथ आपको चाहिएगा यहाँ पे आरटीए, उसको बोलते हैं रजिस्ट्रार एंड ट्रांसपेरेंट एजेंट। ओके ओके। वो काम क्या करता है, आपके शेयर्स को मैनेज करने का काम करता है, यानी कि शेयर अलॉट करने का काम उसका होगा, आपके शेयर होल्डर का डाटा रखने का काम उसका होगा, डीमैट करने का ही आपका एजीएम रहती है तो एजीएम की नोटिस भेजने का काम उसका होगा। अच्छा। तो शेयर की मैनेजमेंट का काम आपका आरटीए करता है। ओके ओके। उसके साथ आपका रहता है अंडरराइटर। अंडरराइटर। ओके। अंडरराइटर क्या करता है, जैसे कि इंश्योरेंस होता है हमारा, तो इंश्योरेंस हमारे को इन केस कुछ मिसयूज हो जाता है तो हमारे को वहाँ से सपोर्ट मिलता है। इसी तरह से गवर्नमेंट ने एक सिस्टम बनाया है, अगर आपका शेयर सब्सक्राइब नहीं होता तो उस केस में आपके रोल आता है अंडरराइटर का। अंडरराइटर क्या करेगा, आपके उस शेयर्स को अंडरराइट कर लेगा और आपका पूरा का पूरा सब्सक्राइब करवा देगा इशू आपका। ओके ओके। उसके बदले में सर्टेन फीस लेता है, तो वो भी मैंडेटरी रहता है। अच्छा। उसके साथ एक रहता है मार्केट मेकर। मार्केट मेकर। मार्केट मेकर क्या काम करता है, क्योंकि हमारा छोटा सा आईपीओ आने वाला है, हम बड़े आईपीओ तो नहीं लेके आ रहे, उसके बाद क्या होगा, हो सकता है उसकी लिक्विडिटी ना मेंटेन रहे। अच्छा। तो लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए, शेयर्स का प्राइस ओपन करने के लिए, तो 3 साल तक मार्केट मेकर रखना मैंडेटरी रहता है। अच्छा। उसका काम होता है डेली 2-3 शेयरों की परचेज सेल करना, ताकि एक रेट बन जाए, पर सर्किट क्या रहेगा, क्लोजिंग सर्किट क्या रहेगा। ट्रेडिंग में, लिक्विडिटी में हेल्प करने के लिए मार्केट मेकर रहता है। ओके ओके। उसके साथ एक टर्म्स होती है एंकर। एंकर। एंकर इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, लाइक होलसेलर। अच्छा। एंकर का क्या, जैसे एआईएफ हैं, आपके डीआईज हैं, एफआईज हैं, आपने नाम सुना होगा, बैंक्स हैं, तो ये लोग आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं पैसा। ओके। आपके बिजनेस को समझेंगे, आपके साथ बैठेंगे, आपकी सोच को समझेंगे, जो आपके वैल्यू भी डिसाइड करते हैं शेयर का। ओके। तो ये लोग बड़े इंपॉर्टेंट है। जितना भी आपका आईपीओ साइज आता है तो करीब 20 से 25-30% हम शेयर इनको देते हैं। ओके ओके। तो जितने अच्छे एंकर आपकी उसमें आएंगे कंपनी में, उतनी आपकी क्रेडिबिलिटी अच्छी बन जाती है। ओके। तो एक एंकर रहता है, उसके साथ फिर एक रहता है एडवाइजर, जो हम रोल प्ले करते हैं। एडवाइजर। एडवाइजर का काम क्या रहता है, आपने एक बार एडवाइजर चूज कर लिया, उन सब लोगों को जोड़ने का काम एडवाइजर करता है। आपका काम नहीं है अच्छी वैल्यूएशंस लेके आना, खर्चों को कम करवाना, किस टाइम पे आईपीओ आना चाहिए, वैल्यूएशन बढ़ कैसे सकती है, आपका कंप्लीट ड्यू डिलिजेंस करना, आपकी कंपनी को कन्वर्ट करना, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करवाना, कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट कराना, पीयर ऑडिटर अपॉइंट करवाना। तो बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जहाँ पे कंपनी को सपोर्ट चाहिए होती है, तो हम पूरी हैंड होल्डिंग उसकी करते हैं। अगर आपने अच्छे से मेंटर चूज कर लिया, कंसल्टेंट चूज कर लिया, अब ये उसका काम है। अच्छा। आपकी कंपनी के हिसाब से कौन से अच्छे मर्चेंट बैंकर को लेके आना है, ओके। कौन से अच्छे इन्वेस्टर्स को लेके आना है, ओके। ये सारे के सारे काम आपका एडवाइजर कर देगा। तो इन सब लोगों की रिक्वायरमेंट आपको रहेगी एट द टाइम ऑफ आईपीओ। और आईपीओ लाने का प्रोसेस करीब 6 महीने से लेके 1 साल तक का रहता है, डिपेंडिंग हमारी बुक्स कैसी हैं। अगर बुक्स ठीक हैं तो हम जल्दी ला सकते हैं, बुक्स ठीक नहीं है तो उसको ठीक करोगे, ड्यू डिलिजेंस ठीक करोगे, टीम को सिलेक्ट करोगे, तो काफ़ी सारे पैरामीटर्स हैं। अगर आज हम आईपीओ लाने की सोचते हैं तो 6 महीने से 12 महीने का टाइम इसमें लगेगा। सर आप थोड़ा सा आईपीओ के नेगेटिव साइड पे भी थोड़ी बात कर लें। तो नेगेटिव में देखिए क्या रहता है, कोई भी चीज़ अपने साथ एक नेगेटिविटी तो नहीं लेके आती, लेकिन उसके रिएक्शंस तो होते ही हैं। अब आप पब्लिक से पैसा आप ले रहे हो,
तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है इंटरनल इंटीग्रिटी। ये बात तो है। आप अपना पैसा लगाते हो, कुछ भी जो मर्जी करो, कोई नहीं पूछने वाला। लेकिन आप एक पब्लिक से पैसा लोगे, एक रिक्शा वाले का पैसा लोगे या एक वेटर का पैसा लोगे, तो आपकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उस पैसे को ठीक से यूज़ करना। आपने जिस पर्पज़ से पैसा लिया है, एक्सपेंशंस के लिए, लोन पे करने के लिए, या आपने प्लांट मशीन लगाने के लिए, वर्किंग कैपिटल करने के लिए, अब उस पैसे को आप यूज़ करो। नंबर 1 तो ये रहता है। दूसरा, हम बात करते हैं कंप्लायंसेस की। आईपीओ लाने के लिए आपका कंपनी का होना जरूरी है। एक लिमिटेड कंपनी आपको बनानी पड़ती है। तो लिमिटेड कंपनी बनाओगे, थोड़े से कंप्लायंस उसके बढ़ जाते हैं। आपको फुल टाइम कंपनी सेक्रेटरी आपको एक हायर करना पड़ता है, जो कंपनी सेक्रेटरी आपके लिए कंप्लायंसेस करता है। हर 6 महीने में आपकी बैलेंस शीट बना के आपको देनी पड़ती है। पीयर रिव्यू फर्म से आपको ऑडिट करानी पड़ती है। तो कुल मिला के अगर मैं बात करता हूँ कंप्लायंसेस की, एक डेलीगेशन साइंस को मैं बताना चाहता हूँ। आप डेलीगेशन साइंस को यूज़ करते हुए अपने अच्छे कंसल्टेंट को आप हायर करो, वो आपके लिए कंप्लायंसेस करेंगे। अगर मैं पोस्ट आईपीओ अगर एक्सपेंसेस की बात करूं इन टर्म्स ऑफ रुपीज, 10 से 15 लाख रुपए साल का आपका मैक्सिमम खर्चा बढ़ता है। अब 10 लाख मान के चलो, तो 10 लाख रुपए आपका खर्चा साल का एक्स्ट्रा बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि कुछ कंप्लायंसेस आपके बढ़ते हैं। आप अच्छे कंसल्टेंट के साथ काम करोगे तो आपका हो जाएगा, बट क्योंकि ग्रो करना है तो ग्रो करने के साथ कुछ खर्चे बढ़ते भी हैं। अच्छा स्टाफ भी हायर करते हो, तो उसके अलावा मुझे लगता नहीं ऐसे कुछ खास कंप्लायंसेस आने वाले हैं। बट यस, इंटीग्रिटी है जो किसी बुक में लिखी नहीं हुई, जो आपको इंटीग्रिटी के साथ काम करना है। सो दिस इज योर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक्चुअली क्या होता है ना, बिजनेसमैन की हमेशा ये सोच होती है कि किसी पे डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, सारा कंट्रोल मेरे हाथ में होना चाहिए। तो ऐसे में थोड़ा डाइसी सा है, इसके बारे में कुछ कहेंगे कि बिल्कुल आपने अच्छा क्वेश्चन रेज किया, क्योंकि हम सोचते हैं मेरी इक्विटी में डाइल्यूट क्यों करूं। हाँ। बड़ा इंपॉर्टेंट आपने क्वेश्चन रेज किया, उसको मैं एग्जांपल के साथ क्लियर करना चाहता हूं। मैं एक आईपीओ जो लेके आया, मैंने अभी जिक्र भी किया था आपके साथ, 151 करोड़ की वैल्यू पे हमने 40 करोड़ रुपीस रेज किया आफ्टर डिल्यूटिंग 25% ऑफ इक्विटी। तो आईपीओ आने से पहले उसकी वैल्यू 0 थी, क्योंकि शेयर मार्केट में नहीं था। और आईपीओ आने के बाद आपकी 151 करोड़ की वैल्यू हो गई, जो आपके एंकर्स ने डिसाइड की, आपके मर्चेंट बैंकर ने डिसाइड की। 3 महीने के बाद ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस आपकी वैल्यू 300 करोड़ हो गई। तो आपके पास 75% की इक्विटी है, तो आपके पास होल्डिंग कितनी होगी? 225 करोड़ रुपए की। यानी कि 3 महीने के अंदर जो वैल्यू आपकी 0 थी, अब 225 करोड़ की हो गई। तो 25% इक्विटी आपने डिल्यूट कर दी। तो 25% इक्विटी डिल्यूट करने के बाद आपके 225 करोड़ की वैल्यू ज़्यादा अच्छी है, या 100% की इक्विटी आपके पास होने के बाद वैल्यू 0 अच्छी है? ये तो समझने वाली बात, कोई भी समझ सकता है। और दूसरा एग्जांपल देना चाहता हूँ, आपकी कंट्रोलिंग आपकी कंपनी पे होनी चाहिए। कंट्रोलिंग कैसे होगी? आप भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अगर आपकी आप ये तो बात आप भी समझते हैं, अगर आपकी किसी कंपनी में 51% से ज़्यादा होल्डिंग है, देन हमारा कंट्रोल उसमें रहेगा। अगर 51% से कम होल्डिंग है, तब आप कह सकते हो यार मेरा पता नहीं मेरे पे कंट्रोल कौन करेगा। तो अगर आपको इस बात का ध्यान रखना है, 51% से ज़्यादा होल्डिंग आपको राइट टाइम पे, राइट वैल्यूएशंस पे अल्टीमेटली डिस्पोज ऑफ करनी ही करनी है, आपको तो नहीं चाहिए। आज मैं अगर आईपीओ प्लान कर रहा हूँ, तो मैं क्या खर्चा मान के चलूँ आईपीओ लाने तक का? मोटा मोटी एक बजट माइंड में होना चाहिए। रफली बताइएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे मालूम है वो 10-20% प्लस भी हो सकता है, 10% माइनस भी हो सकता है, डिपेंड ऑन। देखिए अच्छी बात क्या है, अगर आप आईपीओ लेके आते हो तो आपको ना आईपीओ के खर्चे तभी करने हैं जब आपकी आईपीओ आ जाता है। अच्छा, मेजर खर्चा, आपका खर्चा 10% 15% तक खर्चा हो सकता है, थोड़ा सा कम ज़्यादा भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है आपका आईपीओ साइज़ क्या है। अच्छा, कुछ एक खर्चे फिक्स रहते हैं जो इरिस्पेक्टिव आईपीओ साइज करने ही होंगे, कुछ एक खर्चे वेरिएबल रहते हैं। बट आप मान के चले भी 10% से 15% के आसपास खर्चा रह सकता है आईपीओ साइज का। आईपीओ साइज का, यस। अच्छा, लेकिन खर्चा करना कब है आपको? आईपीओ आने के बाद। मैं उससे पहले की भी पूछ रहा हूँ खर्चे। पहले की जो तैयारी है फिर वो कैसे चलेगी? देखिए वो आईपीओ की तैयारी क्या करनी है, अपना सबसे पहले तो अपने को मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ता है, नंबर 1। नंबर 2, आपको ड्यू डिलिजेंस कंप्लीट करना है, आपको आरओसी की कैपिटल बढ़ानी पड़ सकती है, आपको कंपनी को पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्ट करना पड़ सकता है। तो छोटे मोटे खर्चे ऐसे भी रहेंगे जो पार्ट ऑफ बिजनेस है। आईपीओ लाइन, अब मान लीजिए कैपिटल बढ़ानी है और आपको आरओसी के 50,000 रुपये देने पड़ गए या लाख रुपए देने पड़ गए या प्रोफेशनल फीस देनी पड़ गई, वो तो लगेगा। ठीक है, वो तो इतना बड़ा मैटर नहीं होता। जो आईपीओ के बारे में सोच रहा है उसकी तैयारी के लिए अगर 40-50 लाख रुपए भी खर्चा हो जाए, इतना होता नहीं है शुरू में ना। आप 10-15 लाख रुपए मान के चलो एक्स्ट्रा हो जाएगा। वो मैं आपसे यही पूछना चाह रहा था। ब्रैकेट में अगर बात करूं तो अगर आप तैयारी भी करते हो 10-15 लाख से ऊपर खर्चा आपका होना नहीं है। और वो जो आपका खर्चा हो गया
तो वो आपका कहीं ना कहीं वैल्यूडेशन नहीं कर रहा है। मान लीजिए बुक्स ठीक करने में, ड्यू डिलिजेंस में चला गया आपका, हाँ, तो जो जो चीज कमियां, जो पाप आपने पीछे कर रखे होंगे, उस पाप का आपने वो क्रियाक्रम करवा दिया, उसके लिए आपने अपना फूल माला चढ़ा दी। तो इतना ही आप समझ के चलो, बाकी जो खर्चा मेजर होना है आपका आईपीओ पे ही होता है। तो मैं समझता नहीं कोई ऐसा लंबा चौड़ा खर्चा होगा। हाँ, जब आपका आईपीओ आ गया, आपके अकाउंट में पैसे आ गए, तो आपको दुखते नहीं है कंसल्टेंट को देते हुए। तो हमारा सिस्टम इतना अच्छा बना हुआ है, वो मर्चेंट बैंकर मैनेज कर लेता है, आरटीए मैनेज कर लेता है। तो आप आईपीओ आएगा तो पैसे लेंगे, नहीं तो नहीं लेते। चलो सर, आईपीओ आ गया, पैसे भी आ गए, रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्ट में हमने लिखा भी हुआ था, उसका यूज कैसे करना है, हम उस हिसाब से यूज करना उसको शुरू भी करेंगे। बट ऐसे में कई बार आईपीओ ऐसे वहां पर किस तरीके से चीजें देखी जाती हैं कि मान लीजिए अगर इंटेंशन पहले से ये क्लियर है कि एंजल इन्वेस्टर को बाहर निकालना है आईपीओ लाने से मतलब लाने का उद्देश्य यही है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये अगर इंटेंशन क्लियर होती है तो क्या रजिस्ट्रेशन होने में कुछ प्रॉब्लम या आईपीओ लाने में कुछ प्रॉब्लम, इंटेंशन पहले से मार्केट को पता चल जाए? जैसे बड़े आईपीओ में तो ऐसा होता है। देखिए क्या होता है, एसएमई आईपीओ की बड़ी खूबसूरती है। छोटा सा आईपीओ आता है, बड़ा आईपीओ नहीं आता। और आपके साथ जो इन्वेस्टर्स बैठ के बात करेंगे ना, तो वो आपको एक्सपेंशन के लिए पैसे देते हैं। अच्छा, आईपीओ दो तरह से आप रेज कर सकते हो, फ्रेश इशू या ओएफएस, ऑफर फॉर सेल। तो जब भी आप एग्जिट की बात करते हो तो आपको ओएफएस लाना पड़ता है। तो अगर आप छोटे आईपीओ के अंदर ओएफएस लेके आते हो तो इन्वेस्टर को कहीं ना कहीं रहता है ये मतलब छोटे से आईपीओ में ओएफएस लेके आ रहा है, तो ट्रस्ट बिल्डअप में दिक्कत आएगी। अच्छा, तो मेरा ये मानना है, आपका एंकर भी अभी एग्जिट नहीं करेगा। ओके, क्योंकि एंकर ने जब पैसा लगाया, इस सोच के साथ लगाया है, उसका पैसा 5 साल में डबल हो जाएगा, सॉरी 10 टाइम हो जाएगा। इस सोच के साथ स्टार्टअप में पैसा लगाते हैं। सही कह रहे हैं। और वो आपका कब होगा? जब आप इसको माइग्रेट करोगे मेन बोर्ड पे। यानी मान लीजिए आज आपने कोई 20, 30, 50 करोड़ का आईपीओ लेके आते हो और उस पैसे से बिजनेस को आपने आगे बढ़ाया और आपकी वैल्यूएशन चलनी स्टार्ट हो गई, और 2 साल के बाद, 3 साल के बाद आपकी वैल्यू और ज़्यादा अच्छी हो गई। जितना आप प्रॉफिट दिखाएंगे उतनी आपकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो 3 साल के बाद मान के चलो, आज आप 150 करोड़ की वैल्यू पे लेके आ रहे हो और अच्छा प्रॉफिट दिखा के 3 साल में 1000 करोड़ की वैल्यू पे चले गए, और एंकर के पास आपके 10% शेयर है, तो वो एसएमई आईपीओ में अपने आप को निकालेगा नहीं, वो मेन बोर्ड तक ही वेट करेगा, या शायद उसके बाद भी। तो मेन बोर्ड का क्या क्राइटेरिया रहता है उसके बाद? जैसे एसएमई ला दिया तो मतलब उनकी वैल्यू के अकॉर्डिंग अपने आप चलता है या कैसे क्या? नहीं, अगर आपका एसएमई आईपीओ आप ले आए हो तो 2 साल के बाद आपके पास एक ऑप्शन ओपन हो जाता है, अपने आप को माइग्रेट कर सकते हो सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस। अगर वो कंडीशन से भी की मीट आउट करोगे, देन यू विल गो फॉर द मेन बोर्ड आईपीओ। मेन बोर्ड में, यस, ओके। अच्छा, उसके बाद मैं एक इम्पोर्टेंट बात और बताना चाहता हूँ। मैंने आपको शुरू में ही कहा था, ये ग्रोथ का हमारा एक सीरीज है, ये ग्रोथ का आईपीओ, ग्रोथ पे हम बात कर रहे हैं। तो आईपीओ एक बीच का रास्ता है। ओके, तो जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जो फर्स्ट लेवल की फंडिंग है, आपको इस बात का ध्यान रखना, आप अच्छे लोगों के साथ काम करो। मार्केट में कुछ लोग आपको ऐसे भी मिल जाएंगे जो मिसलीड करें, आपको अच्छे लोगों को ध्यान रखना है। गूगल सब कुछ बता देता है कौन अच्छा कौन बुरा, तो आप अच्छे लोगों के साथ काम करो। जब फर्स्ट लेवल की फंडिंग आप रेज करते हो, आपने अच्छा काम किया और 3 साल में अपने प्रॉफिट को डबल ट्रिपल कर दिया, तो आपकी वैल्यू भी ज्यादा बढ़ जाएगी। ओके, तो 2 साल के बाद फिर आप दोबारा से अपनी फंडिंग रेज कर सकते हो, जी, सब्जेक्ट टू क्या नाम है, कुछ आप इक्विटी डाइल्यूट करके ओके, फिर 3rd लेवल की फंडिंग रेज कर सकते हो। आपका विजन क्या है? अपनी कंपनी को 1000 करोड़, 2000 करोड़ या 5000 करोड़ की कंपनी बनाना, या यूनिकॉर्न कंपनी बनाना। तो ये चीज़ें आपको सपोर्ट करेंगी। फर्स्ट आपने स्टार्टअप स्टार्ट किया, आपने एंजल फंडिंग ली, उसके बाद अपना एसएमई आईपीओ लेके आए, फिर आपने लेवल 2 की फंडिंग ली, फिर आपने लेवल 3 की फंडिंग ली। इस तरह से कंप्लीट जर्नी ये बनती है। तो एक एसएमई आईपीओ स्टार्ट करने के लिए, वो डेस्टिनेशन नहीं है। तो जैसे जैसे आपकी वैल्यू बढ़ती रहेगी, आप मार्केट में पुराने होते रहोगे, तो आपकी कहीं ना कहीं मार्केट वैल्यू भी काफ़ी उसके हिसाब से बढ़ जाती है, प्रॉफिट के हिसाब से। वैसे तो सर मैंने आपसे सेक्टर वगैरह में बात कर ली थी, लेकिन फिर भी मेरे माइंड में अभी ये क्वेश्चन और आ रहा है कि सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ये हजार करोड़ की जो 2,000 करोड़ की बात हो रही है, ये ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में देखा जाता है। क्या मतलब सर्विस सेक्टर को आप क्या सलाह दोगे? क्या ये भी आईपीओ ला सकते हैं? क्योंकि इनके पास कुछ दिखाने के लिए तो होता नहीं है, सर्विसेज ही होती हैं। देखिए, सर्विस में ज़्यादा अच्छा ऐसे आईपीओ आएगा, क्योंकि अच्छा। आपकी डिपेंडेंसी किसी पे नहीं है। अच्छा, आज मान के चलो कोरोना आ गया, ठीक है, हाँ। जो सर्विस वाले वो घर पे बैठ के लैपटॉप पे काम कर रहे थे, अपनी सर्विस तो दे ही रहे थे वो लोग। अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग वाले, सीए, या आप भी सर्विस दे रहे होंगे, ठीक है, ऑनलाइन सारी साइट काम कर रही थी। तो लेकिन मैन्युफैक्चरिंग वाले तो काम कर नहीं सकते, उसको सामान भी बाहर से खरीदना पड़ेगा, कोई इंपोर्ट करेगा, कोई कुछ करेगा। तो सबसे ज़्यादा वैल्यू आपको सर्विस सेक्टर से ही मिलती है। अच्छा, हाँ, ग्रेट। तो सर्विस में अगर आप दे रहे हो, आपने एक अपना आईपी बना लिया, आपने कुछ पेटेंट अपने नाम करा लिए, तो जितनी अच्छी सर्विस, डॉक्टर की सर्विस की बात करें, एक अच्छी वैल्यू आपको मिल जाएगी। आप सॉफ्टवेयर सर्विसेज की बात करो,
तो ये मतलब सर्विसेज आपको वैल्यू ज़्यादा देती है क्योंकि आपके खुद के प्रोडक्ट्स हैं, बट इट मस्ट बी स्केलेबल। ऐसा ना हो जो सर्विस है वो सिंगल पर्सन पे डिपेंडेंट हो। अगर आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट सेट कर दिया जो ऐप बेस बना दी और एक अच्छी सर्विस दे रहे हो, मान लीजिए अमेजोन की बात करें, अमेजोन क्या करता है, सर्विस दे रहा है। जेप्टो क्या करता है, सर्विस दे रहा है। ओला उबर क्या करता है, सर्विस दे रहा है। तो ये चल भी रहे हैं, बट उसके बदले कोई भी मैन्युफैक्चरर्स अगर कोई चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है तो उसकी लिमिटेशंस हैं। उसको ट्रांसपोर्ट भी चाहिए, उसको वेंडर भी चाहिए, उसको माल भी खरीदना है, उसका कंपटीटर भी कोई पैदा हो सकता है। बट सर्विस के केस में आपको वैल्यू फिर भी ज़्यादा मिलती है क्योंकि आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। तो ये रेशियो क्या रहता होगा? जैसे हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग में हम 500 करोड़ का टर्नओवर करके 50 करोड़ का प्रॉफिट कमा रहे हैं तो हम आईपीओ के लिए जाने के लिए एलिजिबिलिटी अपनी सोच सकते हैं। सर्विस में क्या ये रेशियो क्या रहेगा? 5 करोड़/1, 1 करोड़ 2 करोड़ में भी चलेगा? देखिए मैंने 3 चीज़ों की आपसे बात की थी। आप किस सेक्टर से बिलोंग करते हो, आपका ग्रोथ स्टोरी क्या है, मैनेजमेंट की सोच क्या है, तीसरा आपका पैट क्या है। तो सारी की सारी कहानी पैट बेस चलती है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल आपका 2 करोड़ का पैट है, मान लेते हैं एक बार, और आपको इंडस्ट्री के हिसाब से 10 का मल्टीपल भी मिल सकता है, 12 का मिल सकता है, 15 का मिल सकता है, 20 का मिल सकता है। अच्छा, एसएमई को इससे ज़्यादा जनरल केस में नहीं मिलता क्योंकि इसके फेयर्स में आता है वो। तो मेनली पैट पे देखा जाएगा, टर्नओवर पे नहीं? नहीं, पैट पे देखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल 2 करोड़ का आपका प्रॉफिट है और मान के चलते हैं आपकी इंडस्ट्री के हिसाब से 15 का मान लीजिए पी मिलता है, तो 30 करोड़ की वैल्यू हो गई और 25% जब इक्विटी डिल्यूट करते हो तो आपको 7.5 करोड़ का आपका आईपीओ साइज बनता है। और ये पीई कैसे डिसाइड होता है? ये सेक्टर वाइज मैंने आपको बताया। अच्छा, सेक्टर वाइज होता है। हाँ, ये कस्टमाइज है। मान लीजिए तो मुझे फिर आप यही बता दीजिए ना कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का क्या पीई है और सर्विस सेक्टर का क्या है? देखिए मैंने आपको रेंज बता दिया, 9 से लेके 10, 15, 20 तक आपका मेन जाता है। अगर अच्छा सेक्टर होगा तो आपको अच्छा पी मिल जाएगा, सेक्टर खराब होगा तो आपको पी कम मिल जाएगा। सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग में अगर कंपेयर करें ऐसा मैं कंपेयर आपको नहीं बता सकता। अच्छा। जैसे मान लीजिए सर्विस मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, आपको डिफेंस का शेयर है, अच्छा, तो उसको वैल्यू ज्यादा मिलेगी। या कोई इन्वायरमेंट फ्रेंडली कोई किसी ने बनाया कुछ, उसको वैल्यू ज्यादा मिलेगी। तो ये कस्टमाइज क्वेश्चन है वाला। अच्छा, जब तक आप बिजनेस को नहीं समझ लेते तब तक नहीं बता सकता, बट हाँ रेंज 10 और 20 के बीच में कहीं ना कहीं रहती है। अच्छा, तो शुरू में आप मान लीजिए 15 का पकड़ के चलते हैं, जैसे 5 करोड़ का पैट है तो 5 करोड़ के पैट के ऊपर मान लीजिए 15 का मल्टीपल पकड़ के चलते हैं तो 75 करोड़ रुपीज आपका वैल्यू मिलती है। उसका 25% डिल्यूट करते हैं तो करीब 18 से 20 करोड़ का आपका आईपीओ साइज बनता है। तो इस तरह से साइंस काम करती है। ओके, ग्रेट सर। एक चीज़ और बताइए कि जैसे स्टार्टअप के बारे में बात कर रहे हैं, तो स्टार्टअप बेसिकली क्या होते हैं? जब स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा अपने ऑपरेशंस को एस्केलेट करते हैं तो वो कहीं ना कहीं से जैसे एंजल इन्वेस्टर से फंडिंग ले ली या उससे ले ली, तो जो फंडिंग जिससे लेते हैं, कुछ लोग होते हैं कि कुछ मतलब नॉर्मल अनऑर्गेनाइज्ड लोग भी उनको फाइनेंस कर देते हैं, तो वो फंडिंग किससे ली है? वो भी इनके आगे काम करती है, उनको आईपीओ में हेल्प करती है कहीं ना कहीं? नहीं, देखिए ऐसा कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। एसएमई आईपीओ तो देखिए क्या है, हम दोनों बैठ के बात कर रहे हैं, आपको आईपीओ लाना है, मैं इन्वेस्टर्स हूँ, मुझे ठीक लगा, मैंने आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया। ये टोटली जजमेंट है, मेरी और आपकी जजमेंट है। मेरे को आपको समझ लिया, मुझे आपका ठीक लगा। लाइक शादी भी करते हैं, शादी में क्या करते हैं हम, ये देखते हैं लड़की ठीक है, लड़का ठीक है, वो कुंडली मिल गई, ओके शादी कर दो। इतना इसके अंदर है। इन्वेस्टर को आपका काम पसंद आ गया, आपको इन्वेस्टर पसंद आ गया, वैल्यूएशन आपने सेट कर ली, उसने कहा जी मैं 10 दूंगा, आपने मुझे 15 चाहिए, नहीं मैं 12 दूंगा, नहीं मुझे 13 चाहिए, ओके डन करो। तो इस तरह से सारी चीज़ें चलती हैं। तो इसमें कोई ऐसा वो नहीं है कि भी आपको कुछ एक्स्ट्रा कुछ करना है। और एंजल फंडिंग हो रखी है नहीं हो रखी है डजेंट मैटर ये करता है 3 चीज़ें मैं अब दोबारा फिर बोलना चाहूँगा। आपका सेक्टर क्या है, उसकी स्केलेबिलिटी क्या है, आपकी मैनेजमेंट का माइंडसेट क्या है, उसकी ग्रोथ स्टोरी क्या है, ग्रोथ प्लान क्या है और आपका पैट क्या है। ये 3 चीज़ें डिपेंड करती हैं, उसके बेस पे आपको पी मिलता है। पी कहीं ना कहीं 10 का मल्टीपल भी हो सकता है, 12 का मल्टीपल भी हो सकता है, 15 का मल्टीपल भी हो सकता है, 20 का मल्टीपल भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन योर सेक्टर्स। बट एक चीज़ दोबारा बोलना चाहता हूँ, आपको अच्छे लोगों के साथ कनेक्ट करना है। चूज योर कंसल्टेंट वाइजली। वैसे बिजनेस यहाँ तक पहुँचने वाला जो आईपीओ तक पहुँच रहा है, उसमें ये सेंस अपने आप डेवलप हो जाता है कि उसने अपनी टीम बनाई है और टीम में एक मतलब वो एम्प्लॉय नहीं होते, बहुत सारे लोग होते हैं टीम में, फ्रीलांसर भी, वेंडर्स भी, मतलब फ्रेंचाइजी वाले भी, बहुत सारे लोग होते हैं। तो वो इतना समझ तो जाता ही है कि किस तरीके के लोगों को अपने साथ जोड़ना है, इंटेंशन क्या है लोगों की, किस तरीके से। सर एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, लास्ट सवाल होगा मेरा ये आपसे आज का। जैसे आज का दिन है, कल मेरा आईपीओ आ गया, अब क्या है कि मैं कल तो जीरो था, आज मैं हीरो हो गया आईपीओ आने के बाद। मेरी वैल्यूएशन बन गई, पहले तो कोई वैल्यूएशन थी नहीं, वो तो ये थी कि भाई तुम कितने में खरीदोगे, अब तो वैल्यूएशन बन गई, अब तो मार्केट में लिस्ट हो गया। तो अब क्या चेंजेस करने पड़ेंगे मुझे अपने मैनेजमेंट में, अपने बिजनेस को चलाने में, क्या क्या सावधानियां रखनी पड़ेंगी,
क्या मतलब इसमें? देखिए ऐसा कुछ चेंज नहीं आता, फ्रैंकली फ्लोर पे कोई चेंज नहीं आएगा। जितना चेंज आएगा आपके माइंडसेट में चेंज आएगा, ओके। ठीक है, आपके एम्प्लॉय के माइंडसेट में चेंज आएगा, आपके वेंडर में चेंज आएगा, आपके कस्टमर में चेंज आएगा, ऑटोमेटिक ही आएंगे। और वो तो सब पॉजिटिव चेंजेस ही होंगे। नेगेटिव चेंजेस कुछ भी नहीं है। देखिए आप इंटीग्रिटी के साथ अगर काम कर रहे हो, देखिए बिजनेस करते हो, बिजनेस में प्रॉफिट लॉस चलता है। अगर मान लो आज आपके 10 करोड़ का प्रॉफिट है और आईपीओ आपने ले आए, और हो सकता है कल आपने कोई प्रोजेक्ट लगाया और अनफॉर्चुनेटली आपका लॉस हो गया, ठीक है। तो आपकी कुछ ऐसा नहीं है कि भी लॉस क्यों कर दिया, बट डेफिनेटली आपने पब्लिक मनी लिया, यू विल एक्सप्लेन क्यों हुआ, किस लिए हुआ। बट अगर आपने कुछ गड़बड़ कर दी, आप पैसे को अपने गलत तरीके से अपने घर पे ले गए, तब आपके लिए प्रॉब्लम है। इन्वेस्टर क्या बोलता है, मार्केट क्या बोलती है, आप ईमानदारी से काम करो, समझदारी के साथ काम करो, अपने डोमेन में काम करो, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम विश्वास करते हैं आपके ऊपर। देखिए रोड पे चलते चलते किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो क्या कर सकते हो? सही बात है। ठीक है, इसी तरह से, लेकिन लाइफ का नाम चलते रहना है। कभी लॉस आएगा, कभी प्रॉफिट आएगा। अल्टीमेटली अगर वो प्रॉफिट दे रहा है तो उसका शेयर भी बढ़ेगा। सारी चीज़ कनेक्टेड आपके प्रॉफिट के साथ ही है। तो आपको आईपीओ मार्केट में जाना कब चाहिए? जब आपका प्रॉफिट हो। बिना प्रॉफिट के आप ऐसे में आईपीओ में नहीं जा सकते। कम से कम 3-4 करोड़ रुपए प्रॉफिट अगर आपका है, देन यू शुड गो फॉर द आईपीओस। वो प्रॉफिट कम आ रहा है या बुक्स में कम दिखा रहे हो, ये आपको और आपके कंसल्टेंट का डिस्कशन है। आप उनसे बात करो, उनसे समझो, तो डेफिनेटली यू विल गेट द पाथ के भी कैसे आप अपना आईपीओ कब ला सकते हो। तो सर आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, लेकिन अब ऑडियंस के मन में ना मुझे लगता है कि यहाँ तक वो पहुँच चुके होंगे कि यार अब कोई कंसल्टेंट लेना है। तो मान लीजिए अगर हमारी ऑडियंस अपने आईपीओ की जर्नी में आपका साथ चाहती है, तो वो आपसे कैसे मदद ले सकती है? देखिए आपने मुझे बुलाया हेमंत जी, और आपकी कंपनी स्टार्टअप के लिए काफ़ी अच्छा काम करती है। मैं सरप्राइज़ हूँ, आप इतनी कम कॉस्ट पे एक, मतलब जो बोलते हैं ना भंडारे वाला काम आप काम कर रहे हो, फिर जो पैसा आपका खर्च हो रहा है वही है, उसी पे आप काम कर रहे हो। तो मैं भी उसी में कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, उसकी हवन में एक आहुति डालना चाहता हूँ। तो मैं एक गूगल फॉर्म बना के दूंगा आपके लिए, और आप उसको अपनी वीडियो पे जब अपलोड करोगे उस पर डाल देना। तो जो इंटरेस्टेड है बात करने के लिए, अपनी इन्फॉर्मेशन कुछ उस पर फिल करेगा, तो हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टिंग देंगे। उसमें कैसे कर सकते हैं, उसके ग्रोथ प्लान क्या हो सकते हैं, तो उनसे फ़ोन पे बात करेंगे। ज़रूरत लगी तो उसे जूम पे बात करेंगे, या फिर हम 1-to-1 बात करेंगे, डिपेंडिंग हम कैसे उसको रीच कर सकते हैं। बहुत बढ़िया सर। तो दोस्तों सुनील जी से मैं वो फॉर्म लेके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, और मैं सुनील जी का नंबर भी उसमें डाल दूंगा, मेल आईडी भी डाल दूंगा। तो आप डायरेक्टली उनके साथ टच कर सकते हैं, और इस जर्नी में मैं तो आपके साथ हुई हूँ, अब सुनील जी भी आपके साथ हैं, मुकेश जी भी आपके साथ हैं। तो बस अपने स्टार्टअप में आगे बढ़ते रहिए, पैसा भी कमाना है, नाम भी कमाना है।